Hello guys, welcome back to Business Communication CSET. I hope you guys are doing very well and अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो, खुश हो, आबाद हो. ओके, सो येस्टरडे हमने 5, 6, 7, 8 वाले चैप्टर्स ख़त्म किए थे. येस्टरडे मतलब इन द प्रीवियस क्लास हमने 5, 6, 7, 8 के चैप्टर्स ख़त्म किए थे. And what we did was started, I gave you a brief disclaimer about certain things and उसके बाद हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 1 इंग्लिश ग्रामर एंड इट्स यूसेज. उसका सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने पोर्शन खत्म किया था, फिर हमारा टाइम समाप्त हो गया था. आज हम उस चैप्टर को देखते हैं कितना ज़्यादा कंप्लीट हो सकता है, उतना ज़्यादा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे एंड वील मूव अहेड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर दैट परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं. ग्रामर मतलब रूल्स है जो इंग्लिश जो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने के या बात करने के रूल्स होते हैं उसको ग्रामर बोलते हैं. एक्सीडेंट्स वो होता है जब हम एक वर्ड के आगे पीछे आगे कुछ लगा देते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट का कॉन्ट्राडिक्टरी, और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, तो उसको एक्सीडेंट्स बोलते हैं. सिंटैक्स मतलब वर्ड्स को कैसे प्लेस कर रहे हैं हम ताकि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने, उसको सिंटैक्स बोलते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 टाइप्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कल पढ़े थे. नाउन्स, जब हम नामकरण कर रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं, नेमिंग ऑफ अ नेम, प्लेस, एनिमल और अ थिंग, उसको हम नाउन बोलते हैं. 2 टाइप के नाउन थे, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन में कलेक्टिव नाउन था. कॉमन नाउन था जब बहुत कॉमनली जो चीज़ यूज होती है, कैट, डॉग, बॉल, बैट, फोन, ये सब जो कॉमन वर्ड्स होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर इंसान को इंडिकेट नहीं कर रहे होते, उसको कॉमन नाउन बोलते हैं. कलेक्टिव नाउन जब बहुत सारे लोगों को एट लार्ज बोला जाता है, क्लास, बैच, यूनिवर्सिटी, ये सब चीज़ों को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. प्रॉपर नाउन जब किसी एक स्पेसिफिक इंसान को बोला जाता है. ताजमहल, सीए, दिव्या वासवानी, औरंगाबाद, इंडिया, दीज आर प्रॉपर नाउन्स. देन वी हैव प्रोनाउंस. प्रोनाउंस जो मैंने आपको बताया कि किसी नाउन की जगह ये चीज़ यूज़ होती है तो उसको प्रोनाउन बोलते हैं. ये पर्सनल प्रोनाउन हो सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस हो सकते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस में आई, वी, ही, शी होता है. रिलेटिव प्रोनाउंस में कुछ रिलेशन होता है, विच, वॉट एंड दैट, एंड whom, which and that. रिलेटिव प्रोनाउन. देन पोजेसिव प्रोनाउन जो कुछ पोजेशन बताता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है, आज, देयर्स, माइन, हर्स. एडजेक्टिव्स जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं उसको एडजेक्टिव बोलते हैं. जब 2 एडजेक्टिव्स एक साथ हाइफन में यूज होते हैं उसको कंपाउंड एडजेक्टिव बोलते हैं. वर्ब, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स और असर्ट्स समथिंग, कि वो इंसान या चीज़ क्या कर रही है, क्या है या क्या कर रहा था. नाउन के बाद वर्ब आएगा और नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा. एडवर्ब जो कि वर्ब, एडजेक्टिव या कंजंक्शन प्रपोजिशन का मीनिंग चेंज कर देता है उसके वर्ड आने से, तो उसको एडवर्ब बोलते हैं. एक्सेप्शनली शार्प मैनेजर. प्रेपोजिशन जो कि एक नाउन से रिलेशन बताता है, रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस और टाइम. ऑन, अबव, बिसाइड, अवे, ये दीज आर प्रेपोजिशन. कंजंक्शंस, 2 वर्ड्स को, 2 सेंटेंसेस को जब ऐड करता है जो वर्ड, जैसे कि एंड और बट, उसको कंजंक्शन बोलते हैं. एंड जब ये पेयर्स में यूज होते हैं, नाइदर नॉर, आइदर और, तो उसको कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं. इंटरजेंक्शन जो एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ फीलिंग, ओ तेरी, अरे, हाय, ये सब दीज आर इंटरजेंक्शन. ओके, नाउ वी स्टार्ट अफ्रेश विथ फ्रेश न्यू टॉपिक्स एंड लेट्स गो. टाइप्स ऑफ वॉइसेस. एज अ जनरल रूल वी शुड यूज एक्टिव वॉइसेस. 2 टाइप की वॉइसेस होती है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. सिंपल साफ स्पष्टों में बताऊं तो एक्टिव वॉइस से मतलब डायरेक्टली बात करो, एक्टिव वॉइस से डायरेक्टली बात करो. और पैसिव वॉइस है, वो गाना है ना एक, कि अगर इस बात को अगर तुम ज़रा घुमा फिरा के कहते, ज़रा और कुछ तो भी करके कहते तो अच्छा लगता, मैं अगर कहूँ, ये वाला जो गाना है, तुम नहीं सुना, सुन लेना, अभी मत सुनना यार प्लीज़. तो अगर तुम उस चीज़ को घुमा फिरा के इनडायरेक्टली किसी सेंटेंस को, सेम चीज़ कहने को अगर तुम इनडायरेक्टली बोलते हो तो उसको पैसिव वॉइस बोल देते हैं. एग्जाम्पल पढ़ें. एग्जाम्पल है एक्टिव वॉइस का. फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ द 2 रिस्पॉन्सेज लाइटर इज लाइकली टू बी रिसीव्ड बेटर. यू हैव फेल्ड टू प्लेस द ऑर्डर इन टाइम. यू हैव फेल्ड टू प्लेस द ऑर्डर इन टाइम. डायरेक्टली बता दिया कि तुमने ऑर्डर टाइम पे प्लेस नहीं किया. यू हैव फेल्ड टू प्लेस द ऑर्डर इन टाइम. ठीक है. और इसका पैसिव वॉइस अगर हम देखें तो अनफॉर्चुनेटली द ऑर्डर हैज़ बीन डिलेड. घुमा फिरा के बात हो रही है. या फिर फॉलो द ट्रैफिक रूल्स वाइल ड्राइविंग. तुमको बोल रहे कि यू प्लीज़ फॉलो द ट्रैफिक रूल्स वाइल ड्राइविंग. एक्टिव वॉइस, द ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड वाइल ड्राइविंग. अननेसेसरीली उसको
लंबा करना, उसको खींचना, उसको घुमाना। और एक चीज़ होती है एक्टिव वॉइस में डायरेक्टली तुमसे बात की जा रही है। पैसिव वॉइस में किसी भी एक इंसान को डायरेक्टली नहीं बोला जा रहा, प्लीज़ फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। द ट्रैफिक रूल्स शुड बी फॉलोड, शुड बी मतलब सबको फॉलो करने चाहिए। तो इसमें एक पर्सनल टच आ रहा है एक्टिव वॉइस में, क्योंकि हम डायरेक्टली किसी इंसान से किसी चीज़ के बारे में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और पैसिव वॉइस को उसी को घुमा के बोल रहे हैं, इसीलिए वो इन जनरल एप्लीकेशन हो जा रहा है। ओके, देन नेक्स्ट वी कम टू आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो हिंदी में हम पढ़ते थे ना, अ आ ई उ ए औ अंग अह, ये हम पढ़ते थे। क क ग ग तो वो अलग रहता था, अ आ ई उ ए औ अंग अह ये थे आर्टिकल्स। वैसे ही हिंदी में आर्टिकल्स है ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू है वाउल्स, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये अ आ ई उ ए औ अंग अह, these were vowels in English, these are vowels in Hindi, and vowels in English is a e i o u। तो prepositions भी हमको इसमें ध्यान से पढ़ना है, सॉरी आर्टिकल्स भी। आर्टिकल्स तीन टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। ए, एन और द। ए, दिस इज अ एप्पल, दिस इज अ कार, दिस इज अ बुक, दिस इज अ मूवी, वॉट एवर। तो अ मतलब एक बेसिक टर्म में बोल रहे हैं कि कोई जनरल टर्म में बोल रहे हैं, उसको अ बोलते हैं। द वर्ड ए और एन और द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। ए और एन इज द इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट मतलब कॉमनली यूज कर रहे हैं, किसी इंसान को डेफिनेटली किसी चीज़ को फुल एक्यूरेसी के साथ फुल पिन पॉइंट करके नहीं बोल रहे हैं। इनडेफिनिट है वो, कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ या इंसान को पिन पॉइंट नहीं कर रहे हैं, इनडेफिनिट है, तो वहाँ पे ए और एन यूज होते हैं, और द डेफिनेटली यूज होता है। दिस इज अ मॉन्यूमेंट, दिस इज द ताजमहल, दिस इज अ मॉन्यूमेंट, दिस इज द रेड फोर्ट, दिस इज अ फोन, दिस इज द आईफोन एक्स। ओके, सो अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। A prime minister of any country, sorry, a prime minister of any country, the prime minister of India। ओके, समझ रहे हो, मतलब कुछ एक डेफिनेट बोल रहे कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, एनी कंट्री के लिए अ, जब हम स्पेसिफिकली इंडिया को डिफाइन करके बात कर रहे हैं तब द। ओके, एंड इसमें एक चीज याद रखने की है कि जब मैंने आपको वॉल्स जो बताए, वॉल्स जो इंग्लिश में ए ई आई ओ यू है, हिंदी में अ आ ई उ ए औ अंग अह है, तो जब ये वाउल्स से वर्ड साउंड उसका स्टार्ट होता है तब हम वहाँ अ नहीं एन यूज करते हैं। ऐसे इनडेफिनिट वर्ड्स, ऐसे जो वर्ड स्पेसिफिक नहीं है, जो वाउल्स के साउंड से स्टार्ट होते हैं, जैसे एप्पल, दिस इज एन एप्पल। ओके, तो ये दिस इज एन एग, तो ये जब वर्ड्स यूज हो रहे हैं तब जो वाउल्स से वर्ड्स साउंड करना स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पे हम एन यूज करते हैं। It is the vowel sound and not the vowels that determines the use of a or an. For example, bring me an apple, a, apple, a e I o u, sorry, a e u a o ng, ये वाले से साउंड हो रहा है, तो इसीलिए वहाँ पे an आ रहा है। He has joined a union। मैडम आपने तो बोला था कि ए ई आई ओ यू वॉल्स है, और वॉल्स जहाँ पे यूज हो रहे हैं वहाँ पे एन आएगा। यूनियन है वो, यूनियन, य का साउंड आ रहा है, य का, अ ए ई आई ओ यू अ नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे यू नहीं, यू का साउंड आ रहा है, भले वो यू से स्टार्ट हो रहा है बट उसमें वाई का साउंड आ रहा है, य का साउंड आ रहा है, य का, यूनियन हिंदी में य का साउंड आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ए आया, क्योंकि आपको साउंड पे फोकस करना है, आपको लेटर पे फोकस नहीं करना है। आपको साउंड पे फोकस करना है, आपको लेटर पे फोकस नहीं करना है। जहाँ पे अ आ ई उ ए औ अंग अह का साउंड आ रहा है वहाँ पे हम एन यूज करेंगे। इनडेफिनिट वर्ड्स जो है जहाँ पे अ आ ई उ ए औ अंग अह का साउंड आ रहा है वहाँ पे एन यूज करेंगे। बाकी इनडेफिनिट वर्ड्स में अ यूज करेंगे और डेफिनिट वर्ड्स में द यूज करेंगे। ओके, सो दीज वर आर्टिकल्स। ओके, इनडेफिनिट आर्टिकल्स में दो टाइप है, अगर अ आ ई उ ए औ अंग अह का साउंड है तो एन, बाकी सब में अ, और डेफिनेट आर्टिकल्स है तो वहाँ पे डेफिनेट किसी चीज़ की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे द आर्टिकल आएगा। Usage implies a manner in which the native speakers of a language use it. The body of conventions governing the use of language, especially those aspects
not governed by grammatical rules. Habitual or customary use often lays down these new standards of acceptance. Usage मतलब जनरली हम कैसे उस भाषा को यूज़ कर रहे हैं. अब हम जैसे इंग्लिश बोलते हैं और जैसे बाहर इंग्लिश बोली जाती है उसमें फ़र्क है. या हम जैसे यूएस वाले इंग्लिश बोलते हैं और यूके वाले इंग्लिश बोलते हैं उसमें फ़र्क है. आपको याद है मैंने बताया था कलर COLOUR एंड COLOR. US एंड UK मैंने बताया था मीनिंग सेम है, बट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो कॉमनली एक्सेप्टेड हो गया है. तो यूसेज के कारण भी कुछ चीज़ें एक्सेप्ट हो जाती है, कुछ चीज़ें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट फॉर्म हो जाती है. नेटिव मतलब जहाँ आपके इंडियन स्पीकर्स हैं, अगर आप इंडिया में रह रहे हैं, जहाँ आप रह रहे हैं, आपकी नेशन से रिलेटेड जो चीज़ है उसकी आपको बातें एडॉप्ट हो जाती है. ओके. यूसेज में भी लर्न बाय रीडिंग स्टैंडर्ड टेक्स्ट एंड लिसनिंग टू एजुकेटेड स्पीकर्स ऑफ अ लैंग्वेज. ओके. टेंसेस, दिस इज अ लिटिल ट्रिकी पार्ट. यहाँ पे थोड़ा सा रोना गाना होता है बच्चों का. हम कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से समझ पाएँ. लेट्स ट्राई, एटलीस्ट लेट्स ट्राई. ओके. A set of forms taken by a word to indicate the time and sometimes the continuous or completeness of an action in relation to the time of occurrence. The word tense comes from the Latin word tempus, means time. मतलब किसी चीज़ की टाइमिंग के बारे में आपको बताना है कि या तो वो चीज़ चल रही है या तो वो चीज़ हो गई है, तो उसको हम टेंस यूज़ करते हैं जब हमें किसी चीज़ की टाइमिंग बताना रहता है. तो ये टेंस डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड टेम्पस, जिसका मीनिंग है टाइम. अगेन लैटिन वालों को ही पकड़ के मारना है. तो ओके. आई राइट दिस लेटर टू माई मदर. आई रोट द लेटर येस्टरडे. आई शैल राइट द लेटर टुमारो. मैं अपनी मम्मी को खत लिख रही हूँ. मैं अपनी मम्मी को खत लिख रही हूँ. ये प्रेजेंट टेंस है. अभी लिख रही हूँ मतलब प्रेजेंट में लिख रही हूँ, तो वो प्रेजेंट टेंस हो गया. मैंने अपनी मम्मी को कल खत लिखा. मैंने अपनी मम्मी को कल खत लिखा. येस्टरडे पास्ट टेंस है, पास्ट की बात है, भूतकाल की बात है, तो वहाँ आ जाएगा पास्ट टाइम, तो पास्ट टेंस. आई शैल राइट अनदर लेटर टुमारो. मैं कल अपनी मम्मी को एक खत कल लिखूंगी. फ्यूचर, तो वो आ जाता है फ्यूचर टेंस. पानी में तो बहुत चिल्लर था. व्हाट इज दिस नॉनसेंस? क्यों इतना डराया? सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस बहुत ईजी था. जो अभी की बात चल रही है वो प्रेजेंट है, जो हो चुका है वो पास्ट टेंस है, जो आगे का है वो फ्यूचर टेंस है. अरे ये तो ईजी है, तो मुझे भी पता है यार. तुम्हारा रोना गाना कहाँ से चालू होता है? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. यहाँ से तुम्हारा रोना चालू हो जाता है कि ठीक है प्रेजेंट तक तो ठीक है, बट प्रेजेंट के भी 4 टाइप निकाल के दे दिए हैं, और पास्ट के भी सिमिलरली 4 टाइप आएंगे, और फ्यूचर के भी सेम 4 टाइप आएंगे. तो मैं एक के आपको समझाती हूँ कि कहाँ सिंपल प्रेजेंट यूज़ होता है, कहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ होता है, कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होता है, कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ होता है. ये यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. ये हम सिंप्लीफाई करने की अभी कोशिश करते हैं. आई रेड अ बुक, सिंपल प्रेजेंट. ओके. आई रेड अ बुक, सिंपल प्रेजेंट. मैंने बुक पढ़ ली. ओके, दिस इज सिंपल प्रेजेंट. आई एम रीडिंग अ बुक, मेरी बुक अभी चालू है. अभी तुम बोलोगे रेड अ बुक मतलब पुरानी बात हो गई, तो पुरानी बात नहीं. दिस इज आई रेड अ बुक, दिस इज रीसेंट पास्ट की बात हो रही है, तो इसीलिए आई रेड अ बुक इज प्रेजेंट टेंस. मैंने एक बुक पढ़ी. मैं अभी बुक पढ़ रही हूँ. आई एम रीडिंग अ बुक, वो चालू है मेरी बुक, वो कंटिन्यूस प्रोसेस में है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाएगा. आई हैव रेड अ बुक, आई हैव रेड अ बुक. रेड प्रेजेंट था, याद है ये रेड प्रेजेंट टेंस में आया, सिंपल टेंस में. हैव जहाँ पे आ गया, आई हैव रेड अ बुक, मैंने ये बुक पढ़ रखी है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट. आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, प्रेजेंट परफेक्ट का हैव यहाँ आ गया, बुक का प्रेजेंट यहाँ सॉरी रीड का कंटिन्यूस प्रेजेंट का यहाँ पे बीन रीडिंग आ गया. मतलब मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, मैं कुछ दिनों से एक बुक पढ़ रही हूँ, ये प्रोसेस चालू है मेरा, जो मैं कुछ दिनों से एक बुक पढ़ रही हूँ, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बोलते हैं. आई नो 100% दिमाग में नहीं गया होगा, पहली बार में जाने वाली चीज़ भी नहीं है.
ये प्रेजेंट टेंस से था। अभी इसको ना एग्जाम्पल लेके ही हम समझ सकते हैं। मैं इसको कोई समझाने का तरीका नहीं है, एग्जाम्पल्स के थ्रू ही मैं आपको समझाती जाऊंगी तो चीज़ें क्लियर होगी। ये प्रेजेंट का था। अब आते हैं, ओके, ये प्रेजेंट का था। अब हम पास्ट टेंस का देख लेते हैं एक बार। हम पास्ट टेंस का बोल दिखा देते हैं, या तो एक बार रीडिंग कर लेते हैं इसकी। फर्स्ट सेंटेंस, आई रेड बुक, सिंपल प्रेजेंट। इन सेंटेंस 1, हाउएवर द वर्ड शोज दैट द एक्शन मेंशन इट सिंपली without anything being said about the completeness or incompleteness of an action. Incompleteness or incompleteness. I read a book. यहाँ पे उस एक्शन का कुछ भी बताया नहीं जा रहा है कि वो एक्शन कंप्लीट हो गया है या इनकम्प्लीट हो गया है। सिंपली लिखा है आई रेड बुक या आई रीड बुक। आई रीड बुक भी बोल सकते हो उसको, आई रीड बुक, तो प्रेजेंट टेंस आ गया। तो यहाँ पे बिना कुछ बोले उसका कंप्लीटनेस हुआ है कि नहीं हुआ है कुछ भी नहीं बताया, इसलिए उसको सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, आई एम रीडिंग अ बुक, द वर्ब शोज द एक्शन मेंशन्ड इज as incomplete or continuous, that is it is still going on, it is still going on, it is still continuing, इसीलिए वो present continuous हो गया। उसके बाद इन सेंटेंस 3 कौन सा था, I have read a book, the verb shows that the action mentioned is as finished, complete or perfect at the time of speaking, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एज स्पीकिंग और कन्फेक्ट, मतलब इसमें क्लियरली बता रहा है कि आई हैव रेड अ बुक, मैंने बुक पढ़ी हुई है। तो ये परफेक्टली बता रहा है कि क्या टाइम का क्या बताना चाह रहा है कि कंप्लीटनेस ऑफ दैट थिंग की बुक हुई है कि नहीं हुई है। आई हैव रेड अ बुक, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है, मतलब उसने परफेक्टली टाइम बता दिया कि वो बुक हो चुकी है, मैं वो बुक पढ़ चुका हूँ। द टेंस ऑफ वर्ब इन सेंटेंस 4 इज आई हैव बीन रीडिंग अ बुक is said to be present perfect continuous because the verb shows that the action is going on continuously and not completed at this present moment. I have been reading a book. I have been reading a book मतलब मैं कुछ टाइम से ये बुक पढ़ रही हूँ। कंटिन्यूस दिखा रहा है, इसीलिए प्रेजेंट टेंस है, ये तो पता है। कंटिन्यूस है क्योंकि आई एम स्टिल रीडिंग द बुक। हैव बीन रीडिंग द बुक, इसीलिए प्रेजेंट, इसीलिए वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, फॉर मोर क्लैरिफिकेशन वी विल अगेन डू पास्ट का एग्जाम्पल ऑल्सो। ओके, पास्ट टेंस ऑल्सो हैज द फोर फॉलोइंग फॉर्म्स। आई जम्प्ड फ्रॉम द विंडो, आई जम्प्ड फ्रॉम द विंडो, मैं विंडो से कूद गया था, मैं खिड़की से कूद गया था। बात हो गई ख़त्म। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, मैं कूद चुका था खिड़की से। I was jumping from the window, मैं खिड़की से कूद रहा था, कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं, मैं खिड़की से कूद रहा था। I was jumping, पिंग मतलब कंटिन्यूस, इंग है वो मतलब इन प्रोसेस है, तो वो पास्ट कंटिन्यूस हो गया। I had jumped from the window, बता दिया है कि मैंने विंडो में जंप किया था, कंप्लीटली सेंटेंस खत्म हो चुका है, पता चल चुका है कि वो जंप कर चुका था, तो वो पास्ट परफेक्ट हो गया। I had been jumping from the window, मैं खिड़की से कूद रहा था, कूद रहा हूँ, काफ़ी दिनों से मैं खिड़की से कूद रहा हूँ मतलब प्रेजेंट है वहाँ पे, और had been है इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गई वो चीज़। एक बार फ्यूचर का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। I will jump, फ्यूचर टेंस हो गया, मैं कूदूंगा, फ्यूचर टेंस हो गया। I will be jumping, मैं कूद रहा हूँ, मैं कूदने वाला हूँ, ये मतलब मैं कूदने वाला हूँ, प्रेजेंट का सिचुएशन आ रहा है, फ्यूचर में प्रेजेंट का सिचुएशन आ रहा है, तो वो कंटिन्यूस है। I will have jumped, I shall have jumped, past फ्यूचर परफेक्ट। I have been jumping, कंटिन्यूस का भी एलिमेंट है, पास्ट का भी एलिमेंट है, और शैल हैव बीन से परफेक्ट का भी एलिमेंट आ जाता है। ओके, सो दिस वाज टेंसेस। आई नो यहाँ पे सीमलेस फ्लो नहीं आया होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं हिच होगा, बट इसके अलावा मेरे पास कोई मेथड नहीं यार समझाने को। मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू ही समझा सकती हूँ। आपने नोटिस किया होगा फर्स्ट एग्जाम्पल से सेकेंड एग्जाम्पल में थोड़ी क्लैरिटी आई, सेकेंड एग्जाम्पल से थर्ड एग्जाम्पल पे थोड़ी क्लैरिटी आई। अगर आपको समझ गया है तो वेल एंड गुड, अगर थोड़ा सा हिच आ रहा है
तो वो रीड कर करके ही दूर होगा। टेंसेज में मैडम पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट मतलब जो अभी हो रहा है, पास्ट मतलब जो हो चुका है, फ्यूचर मतलब जो होगा। तो बेसिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस है जहाँ पे सिर्फ 3 वर्ड्स हैं कि ये आई रीड अ बुक, उसके बाद उसमें सिंपल और भी टाइप्स है, तीनों टाइप में पावर टाइप्स है, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वैसे ही सब में टाइप्स है। तो सब में से एक एक एलिमेंट ऐड होते जाता है, तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है, उसी से आएगी। ओके, various purposes of a sentence, a group of sentence which make complete sense is called as sentence. I water drink, I water drink, I go want, I go to want, नहीं अब्बा डब्बा चब्बा कुछ समझ में नहीं आ रहा। I want to drink water, I want to go out, वर्ड सेम है, सिर्फ उनको प्लेस करेक्टली किया है, तभी वो जाके एक सेंटेंस कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो मीनिंगफुल लग रहा है, वो सेंटेंस समझ में आ रहा है। तो जब हम वर्ड्स को इस तरीके से प्लेस करते हैं कि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं, एक मीनिंग दे उस चीज़ का, तो उसको हम बोलते हैं सेंटेंस। ग्रामर में ले रूट डाउन फॉर मीनिंगफुल सेंटेंस, सेंटेंस में भी फॉर्म फॉर क्यों सेंटेंसेस फॉर्म करना है, सेंटेंस में भी फॉर्म टू मेक अ स्टेटमेंट, हैज़ डिसाइडेड टू इन्वेस्ट, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डिसइन्वेस्टमेंट द स्टेक इन एयर इंडिया। मतलब ये स्टेटमेंट है, मैं बता रही हूँ कि आपको रिवाइज करने, मैं स्टेटमेंट दे रही हूँ कि मेरा नाम CA दिव्या वासवानी है, ख़त्म हो गई बात, ये एक स्टेटमेंट है। पोज द क्वेश्चन, वुड दिस स्टेप एनेबल टू टर्न दिस PSU अराउंड, मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए भी आप सेंटेंस यूज कर सकते हो, क्या आप रिविजन करके आए, ये क्वेश्चन है। कमांड देना, कमांड देना मतलब आपको रिविजन करके आना है रोज, ये एक तरीके से ऑर्डर देना है। मेक एन एक्सप्लेनेशन, व्हाट अ वे टू ब्रिज द फिस्कल डेफिसिट, वाह क्या बात कही है। एक आपको स्टेटमेंट देना है, आपको एक एक्सक्लेमेशन देना है, आपको एक एक्सक्लेम करना है कुछ चीज़ को, तो आप वहाँ पे भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही फुद्दू सी चीज़ थी कि हम सेंटेंस क्यों बनाते हैं। सेंटेंस हम या तो कोई स्टेटमेंट देने के लिए बनाते हैं, या कोई क्वेश्चन के लिए बनाते हैं, या कोई ऑर्डर देने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर कोई एक्सक्लेमेशन सेंटेंस में यूज़ करते हैं। सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, कैन बी अ गुड MCQ क्वेश्चन की सेंटेंस के कौन से 2 पार्ट्स है, तो सेंटेंस के 2 पार्ट्स है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मीन्स अ नेम और पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द पर्सन। सब्जेक्ट मतलब सेंट्रल आइडिया क्या है उस चीज़ का, मुद्दे की बात क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, किस चीज़ के बारे में है वो सेंटेंस, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। प्रेडिकेट, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज प्रेडिकेट। जो उस सब्जेक्ट की, जो उस मुद्दे की बात पे, जो उस सेंट्रल चीज़ की बात पे कुछ ज्ञान दे रहा है, कुछ बता रहा है, उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। एग्जाम्पल से बात करते हैं, राज इज अ वेल्दी मैन, यहाँ राज की बात हो रही है, तो राज इज द सब्जेक्ट, राज के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो राज इज द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट क्या है, राज के बारे में क्या बताया जा रहा है, राज के बारे में ये बताया जा रहा है कि राज इज अ वेल्दी मैन, राज के बारे में ये बताया जा रहा है, तो राज इज अ वेल्दी मैन, तो राज इज द सब्जेक्ट, इज अ वेल्दी मैन इज द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब किस चीज के बारे में, किस इंसान के बारे में है वो सेंटेंस। प्रेडिकेट मतलब उस इंसान या चीज के बारे में क्या बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, किस इंसान और चीज के बारे में है वो सेंटेंस, दैट इज सब्जेक्ट। उस इंसान और चीज के बारे में क्या बताया जा रहा है, दैट इज प्रेडिकेट। ओके, देन वी कम टू एडवर्ब फ्रेजेस। पहले हम फ्रेजेस देख रहे हैं। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which neither has a finite verb nor makes any sense it by itself depending on its place in the sentence. It may be a noun, adjective or adverbial phrase. Okay, so adverb phrase हम पढ़ते हैं. In second sentence, a great wealth also tells Raj is qualifies it is an adjective. Adverb phrase, just as the word of adjective is often done by a group of words called as adjective phrases, so the work of adverb is often done by a group of words. Examine the pair of sentences. He answered rudely. Phrase, he answered in a very rude manner. Since the phrase very rude manner does the work of an adverb, it is called as an adverb trial phrase.
फ्रेज मतलब ऐसा होता है जो खुद के बेसिस पे कुछ सेंस नहीं बनाता, जो उसको किसी चीज़ के साथ ज्वाइन करना पड़ता है तब वो सेंस बनाता है। एडजेक्टिव फ्रेज मतलब ही इज़ अ वेल्दी मैन, वेल्दी एडजेक्टिव है वहाँ पे, ही इज़ अ वेल्दी मैन, वेल्दी एडजेक्टिव है वहाँ पे। 1 सेकेंड, ओह शिट, हाँ रैप कर लेते हैं, हाँ। Okay, so very rude manner does the work of an adverb. It is called as adverb trial phase. He answered rudely. How did he answer? तो अगर फ्रेज जो है कि नाइदर हैज़ अ फाइनाइट वर्ब नॉट डज इट मेक एनी सेंस बाय इटसेल्फ, जो खुद के बेसिस पे कोई सेंस नहीं बनाता, उसको बोलते हैं उसको फ्रेज बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। इट क्वालिफाइज अ नाउन जस्ट एज एन एडजेक्टिव डन, हेंस इट इज नोन एज एडजेक्टिव फ्रेज। मतलब Raj is a wealthy man, wealthy is an adjective and then hence it becomes an adjective phrase. Adverb phrase, he answered rudely. The phrase very rude manner shows the verb of an adverb, hence it's called an adverb trial phrase. Noun phrase, a noun phrase is a group of words that does the work of a noun. For example, my DMAT account has been closed. To win a prize is my ambition. मतलब कोई noun, a group of words that does the work of a noun. In above sentence, italicized phrases are noun phrases because they are doing the work of a noun. My DMAT account has been closed. My DMAT account वो एक 3 words हैं जो एक noun का काम कर रहे हैं, जो DMAT account के noun का काम कर रहे हैं. To win a prize is a ambition. To win a prize is my ambition. Win a prize खुद से कोई सेंस नहीं बनाना. Win a prize एक noun का काम कर रहा है वहाँ पे. 1 second. Win a prize एक noun का काम कर रहा है वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं noun phrase. Okay. Then we move to types of sentences. We move to types of sentences. The basic knowledge of a grammar helps us understand different sentence structures or patterns so that we can communicate in a clear, concise and correct manner. A group of words that form part of a sentence and has a subject and predicate of its own is called as a clause. मतलब हमने ऊपर पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, क्या होता है, किस चीज़ या इंसान के बारे में बात हो रही है, वो सब्जेक्ट है. उस चीज़ और इंसान के बारे में क्या बात हो रही है, वो क्या बता रहा है उस चीज़ और इंसान के बारे में, उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं. तो जिस सेंटेंस का एक खुद का प्रेडिकेट और सब्जेक्ट होता है उसको क्लॉज बोलते हैं. जिस सेंटेंस का एक खुद का प्रेडिकेट और सब्जेक्ट होता है उसको क्लॉज बोलते हैं. द क्लॉज दैट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ and hence could stand by itself as a separate sentence is called as principal or main clause. is called as principal or main clause. कोई एक ऐसा सेंटेंस जो खुद अपने इससे पूरा फुल सेंस बना रहा है, जिसको किसी चीज़ पे, किसी वर्ड्स पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल मेन क्लॉज. मतलब उस आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दिस इटसेल्फ मेक्स अ प्रॉपर सेंस. दिस स्टेटमेंट खुद के इससे ये फुल सेंस बना रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल मेन क्लॉज. अ क्लॉज विच कैनॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ एंड मेक्स गुड सेंस but not complete sense are called as dependent or subordinate clause. A sentence which has only one finite verb and one independent clause is called a simple sentence. For example, मतलब कोई एक ऐसा सेंटेंस जो खुद के बेसिस पे स्टैंड हो रहा है, जो गुड सेंस बना रहा है बट कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा,
जो कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा, जो थोड़ा पार्शियल सेंस दे रहा है, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। A compound sentence is made up of 2 or more independent clauses. For example, night come on and rain fell heavily and we all got very wet. कंपाउंड सेंटेंस वो है जो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज से बन रहा है आपस में। मतलब नाइट कम ऑन इज अनदर सेंटेंस, रेन फेल हेविली एंड वी ऑल गॉट वेट। रेन फेल हेविली इज अगेन एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस, वी ऑल गॉट वेट इज अगेन एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस। पर ये 3 सेंटेंसेस जब आपस में इस तरीके से बन रहे हैं, 2 और मोर इंडिपेंडेंट सेंटेंस यूज करके जब एक सेंटेंस बन रहा है, तो उसको कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। जैसे 2 एडजेक्टिव्स मिलके एक एडजेक्टिव बन रहा था हाइफन की मदद से, तो उसको कंपाउंड एडजेक्टिव बोल रहे थे। वैसे 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस जब आपस में एक साथ बन रहे हैं तो उसको कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लॉज। एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज जहाँ पे है वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। द ह्यूमन ब्रेन नेवर स्टॉप्स वर्किंग अंटिल यू स्टैंड अप टू स्पीक इन पब्लिक। ये द ह्यूमन ब्रेन नेवर स्टॉप्स वर्किंग इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ये आपस में कंप्लीट सेंस बना रहा है कि द ह्यूमन ब्रेन नेवर स्टॉप्स वर्किंग अंटिल यू स्टैंड अप एंड स्पीक इन पब्लिक। ये कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है। ये अंटिल वाले सेंटेंस को या तो आप किसी के आगे या किसी के पीछे आपको इंसर्ट करना पड़ेगा, तभी वो सेंटेंस पूरा कंप्लीट सेंस देगा। तो इसीलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और जब एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज बनता है साथ में, तो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। ओके, क्लॉज टाइप्स ऑफ सेंटेंस हमने पढ़ा कि क्लॉज 2 टाइप के होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। प्रिंसिपल और मेन क्लॉज एंड डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल में और मेन क्लॉज था जिसको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है सेंस बनाने के लिए। द ह्यूमन ब्रेन नेवर स्टॉप्स वर्किंग, पूरा सेंस बना रहा है कि हाँ ह्यूमन ब्रेन नेवर स्टॉप्स वर्किंग, तो दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इज अ प्रिंसिपल और मेन क्लॉज। डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, ये ऐसे लाइन है, ऐसा सेंटेंस है जिसको किसी के आगे या पीछे या किसी के साथ तो जोड़ना पड़ेगा ताकि ये कंप्लीट सेंस बनाए। Until you stand up to speak in public makes good sense। ये सेंटेंस करेक्शन में कोई फॉर्मेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इससे कोई सेंस नहीं बन रहा है, इसीलिए उसको किसी एक सेंटेंस के आगे लगाना पड़ेगा, तब जाके वो एक प्रॉपर सेंटेंस बनेगा, तब जाके उसको मीनिंग मिलेगा। तो कंपाउंड सेंटेंसेस की 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जब ऐसे सेंटेंसेस हम आपस में ज्वाइन करते हैं जिनका अगर हम अलग अलग भी ले तो मीनिंग प्रॉपर है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। जब हम एक ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिसका आपस में फुल कंप्लीट मीनिंग है, और एक ऐसा सेंटेंस लेते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज लेते हैं जिसको किसी की ज़रूरत है टू मेक कंप्लीट सेंस, तो वो दोनों को जब ज्वाइन करते हैं तो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। ओके, then we move to sentence construction. Sentences can be constructed using different structures or patterns. The simplest sentence may have a noun or a pronoun in the beginning, a verb in the middle, and another noun or its equivalent in the end. For example, the budget affects the stock market. The sentence structure may also be known as subject, verb, object. Subject मतलब किसके बारे में बात हो रही है, बजट के बारे में बात हो रही है। affects मतलब वर्ब है कि कोई एक्शन बता रहा है वो, तो वो वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है, स्टॉक मार्केट। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक बेसिक तरीके से जब सेंटेंस फॉर्म हो रहा है तो उसको सिंपल फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है वो। द स्ट्रक्चर ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस इज डिफरेंट हियर, द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड। मेल दिस लेटर इज अ शॉर्टर फॉर्म ऑफ यू शैल मेल दिस लेटर। It is important to use varying sentence structure in your writing so that the interest of the reader is not lost. आप अलग अलग तरीक़ों से एक सेंटेंस को लिखते हो। जब आप एक नॉर्मल सेंटेंस को अलग तरीके से लिखते हो तभी, जैसे नॉवेल्स में बेसिक सेंटेंस को भी अलग तरीके से लिखा जाता है, क्यों, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे जब आप वो नॉवल पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप वेरिंग तरीके से सेंटेंस को यूज़ करते रहें। Sentence construction is based on the kind of writing in question. Sentences are also constructed on the basis of complexity of writing. Loose sentences are suited to simple style of letter writing and are closer to spoken form. They begin with main statement and develop with its logical
लॉजिकल कंक्लूजन। लूज सेंटेंस, सेंटेंस मतलब लूज सेंटेंस अगर कोई सेंटेंस है तो उसका ये मतलब है कि जैसे हम नॉर्मली आपस में बात करते हैं, जिस तरीके से हम डे टू डे बेसिस पे बेसिकली कम्युनिकेट करते हैं कि एक वर्ड आ गया उसको रीजन के साथ छोड़ के पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर दिया, उसको बोलते हैं लूज सेंटेंस। लूज सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या है? द रिजर्व, इट स्टार्ट्स विद द मेन स्टेटमेंट, मतलब मुद्दे की बात पहले बोल दो, फिर आगे का उसका एक्सप्लेनेशन देके सेंटेंस खत्म कर दो। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरवीन्ड इन द फॉरेक्स मार्केट, दिस इज अ स्टेटमेंट कि भैया आरबीआई ने फॉरेक्स मार्केट में इंटरफियर किया, ये मुद्दे की बात है। अब क्यों किया, लॉजिकल कंक्लूजन, रीजन, उसके साथ हम इसको एंड कर देंगे। एज देयर वर स्ट्रॉन्ग रूमर्स अबाउट इंटेंस स्पेकुलेटिव एक्टिविटी कैरीड आउट बाय द spurted imports, this was loose sentence, जहां मुद्दे की बात पहले बता देते हैं, फिर उस सेंटेंस को एंड इस तरीके से एक कंक्लूजन से या एक लॉजिकल रीजनिंग देके एंड कर देते हैं। Periodic sentence are decorous and empathetic but more difficult to write. The order is reversed and the main statement is at end. Periodic sentences normally ये जो डिफ़िकल्ट राइटिंग होती है नॉवेल्स वगैरह उसमें यूज़ होते हैं। इसको डेकोरेटिव करने के लिए होता है कि भैया पहले हम दुनिया भर की बात करेंगे, पहले हम रीजंस दे देंगे, लास्ट में मुद्दे की बात करेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। एग्जाम्पल, ऊपर जो एग्जाम्पल पढ़ा था लूज सेंटेंस का, उसी को अगर हम पीरियोडिक में करेंगे बात, एज देयर वर स्ट्रॉन्ग रूमर्स अबाउट इंटेंस एक्टिविटी कंडक्ट बाय एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, मतलब ये पहले रीजन दे दिया, फिर मुद्दे की बात आई कि द रिजर्व बैंक इंटरवीन इन द फॉरेक्स मार्केट, फिर मुद्दे की बात पाए कि द रिजर्व बैंक इंटरवीन्ड इन द फॉरेक्स मार्केट। तो अगर आप मुद्दे की बात कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे सेंटेंस अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो लूज सेंटेंस आता है और पीरियोडिक सेंटेंस आता है। कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे अगर हम क्लैरिफाई करेंगे तो लूज सेंटेंस आता है और पीरियोडिक सेंटेंस आता है। लूज सेंटेंस में आप मुद्दे की बात पहले बोल देते हैं, बाद में उसको एंड कर देते हैं एक लॉजिकल रीजन से या कंक्लूजन से। ये नॉर्मल तरीका है जिससे हम बात करते हैं। पीरियोडिक सेंटेंसेस यूज होते हैं ज़्यादा डेकोरेटिव तरीके से यूज़ करने के लिए, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन छोड़ने के लिए, जहां हम पहले फालतू की बातें करते हैं, पहले रीजनिंग देते हैं, लास्ट में मुद्दे की बात करते हैं ताकि रीडर का इंटरेस्ट एंड तक बना रहे। फिर सेंटेंस को हम बेसिस ऑफ लेंथ पे भी क्लासिफाई करते हैं। शॉर्टर sentences are easier to write as well as understand, but long sequence of short sentence may not make a very pleasant reading. Thank you for the altar, full stop. The goods will be sent soon, full stop. The duplicate copy of bill is enclosed, full stop. The payment must be made early, full stop. छोटे छोटे सेंटेंस को ऐसे आपस में कर दिया तो बहुत इरिटेटिंग लगता है, बहुत गलत साउंड करता है। इसीलिए शॉर्टर सेंटेंसेस मतलब छोटे छोटे सेंटेंसेस, लॉन्गर सेंटेंसेस मतलब लंबे लंबे सेंटेंसेस। लॉन्गर सेंटेंसेस आर प्रोन टू ग्रामेटिकल एरर्स। शॉर्टर सेंटेंसेस में ये प्रॉब्लम है कि हम 100 छोटे छोटे सेंटेंसेस फुल स्टॉप में लिखते हैं तो थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, थोड़ा सा एमेच्योर लगता है, थोड़ा सा चाइल्डिश लगता है। लॉन्गर सेंटेंस में ये प्रॉब्लम है क्योंकि हमें इतना बड़ा सेंटेंस लिखना है तो हमें प्लान करके प्रॉपर्ली सोच के लिखना है कि कौन से सेंटेंस को कैसे फ्रेम करना है, उसके आगे क्या आएगा, उसके पीछे क्या आएगा। It may be a good idea to mix the longer and shorter sentence to sustain the interest of the reader. क्योंकि दोनों में अपनी अपनी प्रॉब्लम है, वो चाइल्डिश लगता है, वो इरिटेटिंग लगता है और इसमें बहुत ज़्यादा प्लानिंग लगती है और मिस्टेक ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, तो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करना है हर जगह। पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन, जैसे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा वैसे ही जब बहुत सारे सेंटेंसेस एक कंटिन्यूस हम पढ़ते हैं तो उसको पैराग्राफ बोलते हैं। पैराग्राफ में भी आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, अब गुड पैराग्राफ शुड रिस्ट्रिक्ट टू इट अ सिंगल टॉपिक और आइडिया। कभी आप कोरोना वायरस की बात कर ले रहे हैं, फिर आप कभी गोल्ड की बात कर ले रहे हैं, फिर कभी आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात कर ले, कभी आप डॉक्टरी की बात कर ले रहे हैं और सब एक ही पैराग्राफ में आ रहा है तो इट डजंट लुक गुड। तो ऐसा सजेस्टिव रहता है कि एक पैराग्राफ एक ही टॉपिक के बारे में होना चाहिए। जैसे एक सेंटेंस एक ही चीज़ के बारे में है, वैसे ही एक पैराग्राफ एक ही पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हुआ, यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हुआ। नाउ वी विल स्टार्ट विथ प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस। प्रीफिक्स एंड सफिक्स। सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस। प्रीफिक्स, प्री ऑर्डर, प्री पे, प्रीपोन, प्री मतलब पहले, प्री मतलब पहले, प्रीपोन मतलब इवेंट को पहले कर देना, प्लीज प्रीपोन दिस इवेंट मतलब इवेंट को पहले कर देना, प्री पे मतलब पहले पे करिए। तो प्रीफिक्स मतलब कोई वर्ड के पहले, वर्ड के स्टार्टिंग में जब हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। इन द बिगनिंग इट इज द अफिक्स और एडिशन टू द रूट वर्ड दैट कम्स इन द बिगनिंग, इट इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स। इट इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स।
कोई भी वर्ड के आगे जब हम कोई प्रीफिक्स, जब हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। कोई भी वर्ड के आगे जब हम चीज़ ऐड करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। पहला इसका टाइप है, इसमें बहुत सारे टाइप है प्रीफिक्स के। ये प्रीफिक्स के टाइप हम एक एक करके पढ़ेंगे। सपोर्टिव प्रीफिक्स, सपोर्टिव प्रीफिक्स आर प्रीफिक्सेस दैट सपोर्ट और आर द रूट वर्ड। प्रो इज यूज्ड विद द मीनिंग फेवरिंग सपोर्टिंग एज द प्रीफिक्स। सपोर्टिंग प्रीफिक्स मतलब सपोर्ट करना या फेवर करना, किसी वर्ड को सपोर्ट करना या फेवर करने के लिए जब आप कोई वर्ड ऐड करते हो तो उसको सपोर्टिंग प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रो चॉइस, प्रो मार्केट, प्रो लाइफ। प्रो मतलब बहुत तगड़ा, बहुत उम्दा, ये तो प्रो है भाई, मतलब बोलते हैं तू तो बहुत तगड़ा है भाई, तू तो बहुत सही है भाई। तो प्रो लाइफ मतलब सपोर्टिंग या फेवरिंग हम किसी वर्ड के जब कोई आगे कोई वर्ड यूज करते हैं, जैसे प्रो, प्रो इज एन एग्जाम्पल ऑफ सपोर्टिव प्रीफिक्स। क्यों? क्योंकि वो वर्ड को सपोर्ट कर रहा है। तो इसका एग्जाम्पल प्रो ही दिया है आपको, तो आपको प्रो याद रखना है कि सपोर्टिव प्रीफिक्स का टाइप ऑफ सपोर्टिव प्रीफिक्स इज प्रो। Opposing prefixes are prefixes that are opposed to the action denoted by the root word. कोई वर्ड के आगे जब मैं कुछ ऐसा अटैच कर देती हूँ कि उसका मीनिंग ही ऑपोजिट हो जाता है, कि उसका मीनिंग ही ऑपोजिट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अपोजिंग प्रीफिक्सेस। एंटी, एंटी बॉडी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ऐसे घूमना, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे ऐसे घूमना, पूरा उल्टा हो गया। तो हमने क्लॉकवाइज के आगे जब एंटी लगा दिया तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब पूरा उल्टा हो गया वो वर्ड, पूरा ऑपोजिट मीनिंग हो गया वो वर्ड का, तो उसको ऑपोजिंग प्रीफिक्स बोलते हैं। मतलब हमने ऐसा प्रीफिक्स लगाया कि मेन वर्ड का पूरा मीनिंग ही ऑपोजिट हो गया और वो अपोजिंग प्रीफिक्स बन गया। कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रा इंडिकेट, कॉन्ट्रास्टिक, कॉन्ट्रा एक्टिव, कॉन्ट्राडिक्ट, काउंटर एक्ट, काउंटर एग्जाम्पल, काउंटर अटैक, ये सब जो हम पूरा वर्ड ही ऑपोजिट हो जाता है जब हम ऐसे प्रीफिक्स यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं अपोजिंग प्रीफिक्स। इसके एग्जाम्पल्स है एंटी, इसके एग्जाम्पल्स है कॉन्ट्रा, इसके एग्जाम्पल्स है काउंटर। तो एंटी, कॉन्ट्रा, काउंटर इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेगेटिव प्रीफिक्स, नेगेटिव प्रीफिक्स ऐसा होता है कि किसी पॉजिटिव वर्ड को, पॉजिटिव वर्ड के आगे जब मैं कुछ ऐड कर देती हूँ तो वो वर्ड पूरा नेगेटिव हो जाता है। किसी पॉजिटिव वर्ड के आगे जब मैं कुछ ऐड कर देती हूँ वर्ड पूरा नेगेटिव हो जाता है। तो आप बोलोगे मैडम अपोजिंग प्रीफिक्स और इसमें क्या फ़र्क है? अपोजिंग प्रीफिक्स में मतलब वो वर्ड सिर्फ ऑपोजिट हो रहा था, इट वॉज नॉट नेसेसरी कि वो ओरिजिनल वर्ड पॉजिटिव था कि नेगेटिव था। यहाँ पे नेगेटिव प्रीफिक्स में इट इज़ मैंडेटरी कि वो वर्ड पॉजिटिव था, तभी तो वो पॉजिटिव वर्ड के आगे जब एक लेटर लगेगा, जब एक प्रीफिक्स लगेगा तो वो नेगेटिव होगा। ये डिफरेंस है अपोजिंग और नेगेटिव प्रीफिक्स में। लॉयल, लॉयल एक पॉजिटिव वर्ड है, जब मैं उसके आगे डिस लगा देती हूँ तो डिसलॉयल हो जाता है वो, और वो एक नेगेटिव एट्रीब्यूट हो जाता है। मैंने एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट के आगे एक वर्ड लगाया तो वो नेगेटिव एट्रीब्यूट बन गया। ओके या फिर इलीगल, जैसे डिसलॉयल है डिस, या फिर इलीगल, लीगल के आगे जब मैं इल लगा देती हूँ तो वो लीगल इज पॉजिटिव एट्रीब्यूट, जब मैं उसके आगे इल लगा देती हूँ तो वो नेगेटिव एट्रीब्यूट हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जब हम ए लगा देते हैं मॉरल के आगे, या फिर जब हम एन लगा देते हैं, डिस लगा देते हैं, इन, इल, इम, इर, नॉन, ये सब जब हम वर्ड्स किसी पॉजिटिव एट्रीब्यूट के आगे यूज़ कर लेते हैं तब वो नेगेटिव बन जाता है, एंड इसीलिए उसको बोलते हैं नेगेटिव प्रीफिक्सेस। ओके, इसीलिए उसको बोलते हैं नेगेटिव प्रीफिक्सेस। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये आपको पढ़ने हैं, ये आपको गो थ्रू करने ही हैं, ये आपको ध्यान में रखने ही हैं। Reversive prefixes are prefixes that denote the act of undoing the previous act that the root word denotes as being done. Okay, lock, lock, अनलॉक, जब मैं लॉक को रिवर्स कर दे रही हूँ, जब मैं लॉक के एक्शन को चेंज कर दे रही हूँ, रिवर्स कर दे रही हूँ, तो वो अनलॉक हो जाएगा। क्रिमिनलाइज, क्रिमिनलाइज के एक्शन को मैं जब रिवर्स कर दे रही हूँ तब वो डीक्रिमिनलाइज हो जाएगा, मतलब उसका मीनिंग, उसको रिवर्स कर दे रहे हैं उस एक्शन को, क्रिमिनल एक्शन को रिवर्स कर दे रहे हैं तो डीक्रिमिनलाइज हो जा रहा है। लॉक को रिवर्स कर दे रहे हैं तो अनलॉक हो जा रहा है।
क्वालिफाई था, यू वर क्वालिफाइड टू डू दिस, जब मैं वो अपने एक्शन को रिवर्स कर दे रही हूँ, मैं अपने एक्शन को वापस ले रही हूँ, तब मैं बोल दूंगी कि यू आर डिसक्वालिफाइड। आप क्वालिफाइड थे, यू आर क्वालिफाइड टू डू दिस, बट तुमने एग्जाम में चीटिंग कर ली तो मैं आप बोलूंगी कि यू आर डिसक्वालिफाइड टू डू दिस। मैं अपने क्वालिफाइड वाले एक्शन को रिवर्स कर दे रही हूँ और मैं बोल दे रही हूँ कि यू आर डिसक्वालिफाइड टू डू दिस। तो रिवर्सेटिव प्रीफिक्स यहाँ नाम में ही है कि कुछ चीज़ें रिवर्स कर रहे हो आप, तो वो रिवर्सेटिव प्रीफिक्स हो जाता है। डी क्रिमिनलाइज, डिसक्वालीफाई, अनलॉक, अनटाई। ओके, डेरिवेटिव prefixes. Derivative prefixes are those that denote the meaning of removing something or depriving something or someone. Removing something or depriving something or someone. अब derivative means derive. Derive means आप उस चीज़ से I am derived of something, I am deprived of something, मैं इस चीज़ से मिसिंग हूँ, मैं इस चीज़ से हटा हुआ हूँ। तो डेरिवेटिव प्रीफिक्सेस कि मैं किसी चीज़ को जब हटा देती हूँ, किस चीज़ को मैं हटाने का एक्शन बताती हूँ, तो वो डेरिवेटिव प्रीफिक्स हो जाता है। मेरे एक वर्ड के आगे मेरा कुछ ऐसा ऐड करने से जब वो एक्शन पूरा हट जाता है तो उसको डेरिवेटिव प्रीफिक्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? डीबग, बग मतलब आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया, जब मैं वायरस को हटा दे रही हूँ तो मैं डीबग कर दे रही हूँ। डी ऐड करने से बग में ये हो जा रहा है कि मैं वायरसेस को हटा दे रही हूँ। वायरसेस थे, उस पर डी ऐड करने से बग में ये हो जा रहा है कि वायरसेस हट जा रहे हैं। तो डी आ गया। डी देन देयर इज डिसआर्म, डिसइल्यूजन, डिसइमेजिनेट, अन में रिमूव समथिंग, अनलेटेड, अनमार्क। मैंने मार्क किया था, फिर वो मार्किंग को हटा दे रही हूँ, वो मैं मार्किंग को हटा दे रही हूँ तो वो अनमार्क हो जाएगा। कवर किया था, कवर को हटा दे रही हूँ तो उसको अनकवर हो जाएगा। तो डी, डिस, अन आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। पेजोरेटिव प्रीफिक्सेस आर दोज दैट एक्सप्रेस कंटेम्प्ट, डिसअप्रूवल, बैड और रॉन्ग। पेजोरेटिव प्रीफिक्सेस मतलब कुछ गलत बता रहे हैं, वो वर्ड ऐड करने से कुछ गलत कन्वे हो रहा है। जैसे मिस कैलकुलेट मतलब गलत कैलकुलेशन हुआ है, मिस गवर्न मतलब कुछ गलत गवर्न हुआ है, मिस स्पेल मतलब गलत तरीके से मैनेज किया है। तो जब आप पेजोरेट कर रहे हो मतलब आप कुछ बताना चाह रहे हो कुछ गलत हो रहा है और उसको गलत बताने के लिए आप आगे में मिस ऐड कर दे रहे हो। प्लेस प्रीफिक्सेस दैट इंडिकेट प्लेस और प्लेसिंग ऑफ सर्टेन थिंग्स। एंटीसीडेंट मीन्स बिफोर। सिस, एक्स्ट्रा करिकुलर, एक्स्ट्रा मीन्स बियॉन्ड, एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड, बियॉन्ड। एक्स्ट्रा करिकुलर है मतलब भैया आपके सिलेबस, आपके करिकुलम में जो चीज़ है उससे एक्स्ट्रा जा रहे हैं, उससे बाहर जा रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर हो जा रहा है। जब हम वो प्लेस को बाहर जा रहे हैं, प्लेस के, जब हम एरिया डिक्लेयर कर रहे हैं, जब हम प्लेस के बाहर जा रहे हैं, एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर हो जा रहा है। तो जब हम कुछ प्लेस के नोशन में कुछ पहले ऐड करते हैं एंड उससे कुछ प्लेस का नोशन चेंज होता है तो उसको प्लेस प्रीफिक्सेस बोलते हैं। इंडोर्स, 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 आउटडोर्स, इंट्रोवर्ट, इंट्रोस्पेक्ट, पोस्ट मेरिडियन, पोस्टपोन, पोस्ट ग्रेजुएट। ग्रेजुएट अपने आप था, पोस्ट ग्रेजुएट क्या हो गया? ग्रेजुएशन के बाद। तो मैं कोई प्लेस का सिचुएशन बता रही हूँ, मैं कुछ बाद का सिचुएशन बता रही हूँ, तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। प्री अरेंज, प्रीकॉशन, प्रीएम्बल, आउटडोर, आउट पेशेंट, ये सब प्लेस प्रीफिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। साइज प्रीफिक्सेस जो कि मीनिंग से ही समझ में आ रहा है कि हम कुछ वर्ड के आगे ऐसा डिनोट कर दे रहे हैं जिससे साइज का अंदाजा हो रहा है। मिनी स्कर्ट मतलब छोटी स्कर्ट, मेगा कंप्यूटर मतलब बड़ा कंप्यूटर, मिडी स्कर्ट मतलब मिडी लेंथ की स्कर्ट, मिड लेंथ मतलब मीडियम लेंथ का। तो मेगा, मिडी, मिनी, दीज आर साइज प्रीफिक्सेस जिसको लगाने से हमको साइज का अंदाजा हो जा रहा है। Then there comes time prefixes. These denote time. Time मतलब ex wife, पहले जो वाइफ थी, पहले जो एक्स थी उसको एक्स वाइफ, एक्स गर्लफ्रेंड जो पहले थी। टाइम में पुराने टाइम की जब बात हो रही है या आगे के टाइम की बात हो रही है उसको हम टाइम प्रीफिक्स बोलते हैं। पोस्ट वॉर, पोस्ट डेट मतलब डेट, आगे की डेट की जब बात हो रही है तब पोस्ट डेट, या वो डेट होने के बाद की जब बात हो रही है तब पोस्ट डेट। प्री, पोस्ट, री अगेन, रीन्यू, रीकन्फर्म, दीज आर टाइम प्रीफिक्सेस। नंबर प्रीफिक्सेस आर दोज दैट डिनोट नंबर। बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल मतलब
कि दोनों गर्ल बॉय में इंटरेस्ट है। बायसेक्सुअल मतलब दो डिसाइड हो रहा है। बायोमेट्रिक मीन्स ट्वाइस। बाईसाइकिल मतलब दो व्हील्स हैं उसमें, वो दो डिनोट हो रहा है। क्वाड्रैंगल मतलब चार चीज़ों की बात हो रही है। ट्रायंगल मतलब तीन चीज़ों की बात हो रही है। तो एंगल के आगे, एंगल एक वर्ड है, जब उसके आगे ट्राई ऐड हो जा रहा है या क्वाड एंगल हो जा रहा है तो वो कुछ बता रहा है कि ये 3 है, ये 4 है। ओके, सो जब हम ऐसा कुछ ऐड कर देते हैं आगे जिससे हमको नंबर पता चलता है कोई, तब उसको बोलते हैं नंबर प्रीफिक्स। स्टेटस प्रीफिक्स आर दोज दैट डिनोट अ स्टेटस, दैट डिनोट अ डेजिग्नेशन। प्रेसिडेंट के आगे वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन के आगे डेप्यूटी चेयरमैन, सेक्रेटरी के आगे जॉइंट सेक्रेटरी। जब हम ऐसे वर्ड्स ऐड कर रहे हैं तो उससे स्टेटस चेंज हो जा रहा है, उससे डेजिग्नेशन चेंज हो जा रही है, तो उसको बोलते हैं स्टेटस प्रीफिक्स। Class changing prefixes has the effect of changing the words like class, making transitive verbs from noun adjectives, intensifying the force. Meaning change हो जाना, meaning change हो जाना मतलब be little, which is a common noun, bewitch then becomes a verb। मतलब मैं कुछ ऐसा ऐड कर रही हूँ कि वो या तो नाउन से वर्ब हो जा रहा है या वर्ब से नाउन हो जा रहा है, कुछ तो भी उसका पार्ट या उसका जो क्लास है वो चेंज हो जा रहा है, वो जिस कैटेगरी में आता था उसकी कैटेगरी चेंज हो जा रही है मेरे वो प्रीफिक्स लगाने के कारण। देन देयर इज माइसिलेनियस प्रीफिक्सेस, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको माइसिलेनियस में कुल 6 प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं एंड दे कैन नॉट, माइट भी क्यों आगे का ऊपर का आपको कुछ भी ना पूछे एंड ये पूछ लें आपको, तो आपको ये माइसिलेनियस जो 6 प्रीफिक्स है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, इको मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, इकोलॉजी से। यूरो मतलब यूरोपियन, पैरा मतलब एंसिलरी, पैरा बियॉन्ड, क्वाजी मीन्स लाइक, सेल्फ मोटिवेटिंग, सेल्फ डिनाइल, ये भी आपको प्रीफिक्सेस ध्यान में रखने हैं। ओके, ये भी आपको प्रीफिक्सेस ध्यान में रखने हैं। एंड ये प्रीफिक्सेस थे, ये टाइप्स ऑफ प्रीफिक्सेस थे कि कौन से वर्ड को आगे जोन करने से क्या हो जाता है। सपोर्टिव प्रीफिक्सेस, अपोजिंग प्रीफिक्सेस जिससे वर्ड का ऑपोजिट हो जाता है। नेगेटिव प्रीफिक्सेस पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाता है। रिवर्सिवेटिव प्रीफिक्स मतलब कुछ एक्शन रिवर्स हो जाता है। डेरिवेटिव प्रीफिक्सेस मतलब कुछ हटा देना। प्लेस प्रीफिक्सेस कुछ प्लेस का आइडिया लग रहा है। साइज मतलब कुछ नंबर का आइडिया लग रहा है। साइज मतलब मेगा, मिनी, मिडी। टाइम प्रीफिक्सेस का कुछ आइडिया लग रहा है पहले बाद में। नंबर प्रीफिक्स में तो कुछ नंबर का आइडिया लग रहा है। क्लास चेंजिंग प्रीफिक्सेस डेजिग्नेशन से रिलेटेड है। एंड माइसिलेनियस क्लास चेंजिंग प्रीफिक्सेस was in related to verb का noun हो जाना, noun का verb हो जाना, and then there were miscellaneous prefixes. Okay, then so यहाँ पे prefix का जो topic है वो end होता है, यहाँ पे prefix खत्म होता है। Okay, so we move on to suffixes. Suffixes हम last topic लेते हैं, उसके बाद we'll wrap up with this. सफिक्सेस लेने के बाद विल क्विकली रैप अप एंड देन जो बाकी के टॉपिक्स है वो हम अगले लेक्चर में लेंगे। सो सफिक्सेस प्रीफिक्स क्या था कि हम वर्ड के आगे कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ पहले ऐड कर रहे हैं तो वो प्रीफिक्स हो जा रहा है। जब हम वर्ड के एंड में कुछ ऐड कर रहे हैं, कर रहे हैं तो उस जो एडिशन करते हैं उसको बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स के 4 टाइप्स हैं, नाउन सफिक्स, वर्ब सफिक्स, एडवर्ब सफिक्स, एडजेक्टिव सफिक्स। जब किसी ऐसे वर्ड में हम एंड में कुछ ऐड कर देते हैं वो नाउन बन जाता है या एडजेक्टिव बन जाता है या वर्ब बन जाता है, तो उसको नाउन वर्ब सफिक्स बोलते हैं या वर्ब सफिक्स बोलते हैं या एडजेक्टिव सफिक्स बोलते हैं या एडवर्ब सफिक्स बोलते हैं। अब जैसे डिसमिस के आगे मैंने एल लगा दिया और वो डिसमिसल बन जाता है तो वो नाउन वो नाउन सफिक्स है। अब बैग के आगे मैंने एज लगा दिया तो वो बैगेज बन जाता है तो वो नाउन सफिक्स है। मैंने रिस्पॉन्सिबल के आगे, रिस्पॉन्सिबल जो एक एडजेक्टिव है उसके आगे जब इटी लगा दिया तो वो एक नाउन सफिक्स हो जाता है। अरेंज के आगे जब मेंट लगा दिया, जब मेंट ऐड ऑन कर दिया तब वो अरेंजमेंट बन जाता है तो वो एक नाउन सफिक्स बन जाता है। ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, यू हैव टू गो थ्रू एवरी एग्जाम्पल। जितने एग्जाम्पल्स से आप जाएंगे उतनी आपको उस चीज़ को लेके क्लैरिटी मिलेगी। वर्ब सफिक्सेस कि आप किसी चीज़ को जब मूविंग फॉर्म देते हैं, जब किसी चीज़ को आप वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं,
ब्यूटी जो कि एक एडजेक्टिव है, उसके आगे जब आप इफाई लगा देते हैं तो वो ब्यूटिफाई एक वर्ब बन जाता है। प्योर के आगे जब इफाई लगा देते हैं तो वो प्योरीफाई बन जाता है, वो एक वर्ब बन जाता है। एडजेक्टिव मतलब किसी एक वर्ड के आगे आप कुछ लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाए। सॉरो के आगे जब आप फुल लगाते हैं तो सॉरोफुल बन जाता है, तो वो एक पावर के आगे जब फुल लगाते हैं तो पावरफुल एक एडजेक्टिव बन जाता है, मतलब आपकी लास्ट में ऐड करने से वो एडजेक्टिव बन जा रहा है। तो वैसे टाइप के एग्जाम्पल है। ह्यूमन के आगे जब आप ऑइड लगा देते हैं ह्यूमनॉइड बन जाता है, तो वो एक एडजेक्टिव बन जाता है। मेस के आगे वाई लगा दिया तो मेसी बिकम्स एन एडजेक्टिव। एडवर्ब प्रीफिक्सेस, एमिएबल के आगे ली लगा दिया तो एमिएबली हो गया। क्लॉक के आगे वाइज लगा दिया तो क्लॉकवाइज हो गया। टैक्स के आगे वाइज लगा दिया तो टैक्स वाइज हो गया, जिससे एडवर्ब बन गया। तो एडवर्ब में वाइब है और एडवर्ब में वाइब है और एलवाई है, जिसके लगाने से वो सफिक्स एक एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाता है। तो सफिक्स के 4 कैटेगरीज थे, सफिक्स के 4 कैटेगरीज थे, नाउन सफिक्स, वर्ब सफिक्स, एडजेक्टिव सफिक्स एंड एडवर्ब सफिक्स। सफिक्स जब आप एंड में वर्ड लगाते हैं, जिससे एंड में कुछ ऐसा लगाते हैं जिससे वो वर्ड नाउन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो नाउन सफिक्स है। एंड में कुछ ऐसा लगाते हैं जिससे वो वर्ड वर्ब में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो वर्ब सफिक्स है। एंड में कुछ आप ऐसा लगाते हैं जिससे वो वर्ड एडजेक्टिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो एडजेक्टिव सफिक्स है। एंड एंड में कुछ ऐसा लगाने से कि वो एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाए, तो वो एडवर्ब सफिक्स है। ओके, हम अभी बस ये ले लेते हैं, क्या बोलते, we'll just take combination words, then we'll end with this। फिर पंचुएशन बचेगा हमारा बस, एंड 1 सेकेंड, पंचुएशन बचेगा, दैट्स इट, पंचुएशन बचेगा एंड वील बी थ्रू विद द चैप्टर। सो पंचुएशन हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। अभी हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पंचुएशन लेके पूरा फिर से रिवाइज करके we'll move on to the second chapter। right now हम एक वर्ड लेते हैं, combination words। these are words, elements or combining forms that can be combined with other words that already exist to form new words। दो ऐसे words जो अलग अलग exist कर रहे थे, जब मैं उनको combine कर देती हूँ और एक नया word बना देती हूँ, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन वर्ड्स। दो ऐसे वर्ड्स जो अलग अलग एग्जिस्ट करते थे, जब मैं उनको साथ में लाके एक नया वर्ड बना देती हूँ, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन वर्ड्स। जैसे बायो डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी एग्जिस्ट एज अ सेपरेट वर्ड, बायो एग्जिस्ट एज अ सेपरेट वर्ड। जब मैं उनको आपस में मिला ले रही हूँ तो बायोडाइवर्सिटी एक नया वर्ड बन जा रहा है, जो कि कॉम्बिनेशन वर्ड है। पायलट और ऑटो को जब मैं अलग अलग, जो दो स्टैंड अलोन में मीनिंग उनका है, ऑटो का भी मीनिंग है, पायलट का भी मीनिंग है, जब मैं उनको आपस में मिला ले रही हूँ और एक नया वर्ड बना ले रही हूँ ऑटो पायलट, तो वो एक कॉम्बिनेशन वर्ड है। ओके, तो वो एक कॉम्बिनेशन वर्ड है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो अलग वर्ड है, कंप्यूटर अलग वर्ड है, जब मैं उनको आपस में मिला ले रही हूँ तो माइक्रो कंप्यूटर बन जा रहा है। मैल फंक्शन, टेलीविजन, टेलीफोटो, फोटो और टेली को जब हम मिला रहे हैं, कम्युनिकेशन और टेली को जब हम मिला ले रहे हैं, तो एक नया वर्ड बन जा रहा है। दीज आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन वर्ड्स, दीज आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन वर्ड्स। सो आई थिंक ये हो चुका है। अभी व्हाट वील डू इज वील क्विकली जस्ट रिवाइज एवरीथिंग, वो जो भी हमने आज पढ़ा है फटाफट 5 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, देन वील गेट डन विद दिस चैप्टर। कल हम पंचुएशन करेंगे, पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज करेंगे, MCQ करेंगे, एंड वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, वी स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ वॉइस। टाइप्स ऑफ वॉइस दो टाइप की थी, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब डायरेक्टली बोल देना, पैसिव वॉइस मतलब उसी चीज़ को इनडायरेक्टली बोलना। एक्टिव मतलब किसी एक इंसान को पर्टिकुलरली बोलना या कुछ आइडेंटिफाई करके बोलना। पैसिव वॉइस में आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो, इसलिए कुछ आइडेंटिफाइबल नहीं है। आर्टिकल्स है ए, एन और द। जब आप इनडेफिनेट आर्टिकल्स, जब आप इनडेफिनेट वर्ड्स के आगे कुछ यूज़ आपको करना है तो आप ए और एन यूज़ करेंगे। डेफिनेट के आगे आपको कुछ यूज़ करना है तो आप द यूज़ करेंगे। अ, आ, ए, ई, उ, ऊ, अंग, अह का जब साउंड आ रहा है और वो इनडेफिनेट है तो आप एन यूज़ करेंगे। उसके अलावा आप इनडेफिनेट में अ यूज़ करेंगे। उसके बाद यूसेज, मतलब जैसे आप इंडिया में अलग भाषा यूज़ करते हैं और US में अलग इंग्लिश होती है, तो यूसेज के कारण जो चीज़ें अडॉप्ट हो जाती है तो उसको यूसेज प्रिंसिपल बोलते हैं।
टेंसेस मतलब वॉइस के बारे में बताता है, टाइमिंग के बारे में बताता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो हो चुका है, जो हो रहा है या जो होगा। इसमें सिंपल पास्ट है, पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, हर इसमें सिंपल है, परफेक्ट है, कंटिन्यूस है और परफेक्ट कंटिन्यूस है। हर कैटेगरी को हमने बराबर से देखा था। उसके बाद सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, सेंटेंस क्यों कंस्ट्रक्ट करना है, ऐसे आपस में कंस्ट्रक्ट करना है कि एक मीनिंगफुल उसका कोई मीनिंग आए तो उसको सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन क्यों जरूरी है, या तो आपको कोई स्टेटमेंट देना है, या आपको क्वेश्चन पूछना है, या आपको एक्सक्लेमेशन करना है, या आपको कमांड देना है। सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट मतलब किस चीज़ के बारे में, किस इंसान के बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है या क्या उस चीज़ या इंसान के बारे में बोला जा रहा है, वो है प्रेडिकेट। फ्रेजेस है जो आपस में मीनिंग कुछ है था नहीं उनका, बट उसको इस तरीके से दिया जाता है कि मीनिंग आ जाए उसको सेंटेंस में। उसके एडवर्ब फ्रेजेस हैं, नाउन फ्रेजेस हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पहले हमने पढ़ा कि दो टाइप के क्लॉज होते हैं, मेन क्लॉज एंड प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। मेन क्लॉज एंड प्रिंसिपल क्लॉज ऐसे सेंटेंस हैं जो आपस में, जिनको एक इकलौता सेंटेंस खुद ही अच्छा खासा सेंस बना देता है, उसको किसी और की जरूरत नहीं है, तो वो प्रिंसिपल और मेन क्लॉज हो जाता है। जब एक ऐसा सेंटेंस है जिसको किसी एक दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होना पड़ रहा है, तो उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। सेंटेंस में जब दो सेंटेंसेस आपस में जो इंडिपेंडेंट थे, जो प्रिंसिपल और मेन क्लॉज आपस में आ जाते हैं, तो उसको कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। जब एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आपस में आता है तो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला है कि आपको वेरिंग सेंटेंसेस यूज करना है ताकि इंटरेस्ट है उसका, रीडर का इंटरेस्ट बना रहे। सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ राइटिंग डिवाइडेड हुए थे लूज सेंटेंस में और पीरियोडिक सेंटेंस में। लूज सेंटेंस में ये था कि मुद्दे की बात पहले की गई थी और बाद में रीजन और लॉजिकल रीजनिंग देख के उसको एंड किया गया था, ये वो है जैसे हम डे टू डे बेसिस पे बात करते हैं। पीरियोडिक सेंटेंस होते जो फालतू की बातें पहले की थी, पूरा रीजन दिया था, फिर एंड में मुद्दे की बात की थी, दिस वाज टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर। फिर लेंथ के बेसिस पे शॉर्टर सेंटेंस एंड लॉन्गर सेंटेंस। शॉर्टर थोड़े से इरिटेटिंग चाइल्डिश लगते हैं, लॉन्गर में मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करें। फिर हमने पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन पढ़ा कि जैसे सेंटेंस एक बारे में होता है वैसे ही पैराग्राफ भी किसी एक ही चीज़ के बारे में होना चाहिए, एक पैराग्राफ एक ही चीज़ के बारे में पढ़ा। लास्ट में हमने पढ़ा प्रीफिक्स एंड सफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स के जब हम किसी वर्ड को आगे ऐड करते हैं और एक नया वर्ड बन जाता है तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स के हमने टाइप्स पढ़े, सपोर्टिव प्रीफिक्स, अपोजिंग प्रीफिक्स, नेगेटिव प्रीफिक्स, रेजर्वेटिव प्रीफिक्स, रिवर्सेटिव प्रीफिक्स, डेरिवेटिव प्रीफिक्स, प्लेस प्रीफिक्स, साइज, टाइम, नंबर, क्लास एंड माइसिलेनियस। फिर हमने सफिक्स के बारे में पढ़ा। सफिक्स जो हमारा लास्ट टॉपिक था, सफिक्स की मतलब एक वर्ड के आगे लास्ट में हमने कुछ ऐड किया जिससे पूरा मीनिंग चेंज हो गया, तो उसको सफिक्स बोलते हैं। इसके 4 टाइप्स थे, वर्ब, नाउन सफिक्स, एडजेक्टिव सफिक्स, वर्ब सफिक्स, एडवर्ब सफिक्स की मतलब किसी के आगे ऐसा कुछ ऐड करना जिससे वो नाउन बन जाए या वर्ब बन जाए या एडवर्ब बन जाए या एडजेक्टिव बन जाए, तो उसको नाउन सफिक्स, वर्ब सफिक्स एंड एडवर्ब सफिक्स बोलते हैं। विद दिस वील स्टॉप हियर, वील स्टॉप दिस लेक्चर राइट हियर एंड इसके बाद सिर्फ हमारा एक ही टॉपिक बचता है पंचुएशन का। एंड कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम पंचुएशन का टॉपिक ले लेंगे एंड रिवाइज कर लेंगे पूरा प्रॉपर्ली एंड MCQ सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद फिर we'll move on to the second chapter. Please revise this. Please develop a habit of reading so that आपका language पे command अच्छा है. And I hope this class was beneficial to you. Please take care of your good selves and I'll see you guys very soon. Till then, bye bye. Take care.